बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर फार्माकोग्नोसी 6 लेक्चर हाइपर सेंसिटिविटी। सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ने से पहले आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडी का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। एंटीजन क्या है? प्रीवियस लेक्चर्स में आपने एलर्जेंस की टाइप पढ़ी थी। एंटीजन क्या है? बेसिकली वो एलर्जन है। इट कैन बी फॉरेन पार्टिकल या फिर ये आपकी बॉडी में इंट्रिंसिक भी हो सकता है, ऑलरेडी मौजूद भी हो सकता है। ठीक है, फॉरेन एंटीजन फॉरेन पार्टिकल है। एंटीबॉडी क्या है? इन रिस्पॉन्स टू द फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी जो है ना वो एंटीबॉडीज़ पैदा करना शुरू स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडी आर द स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन रिस्पॉन्स टू द फॉरेन पार्टिकल। आपकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं इन रिस्पॉन्स टू द एंटीबॉडी। एंटीजन जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल होगा आपकी बॉडी में वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं और वो स्पेसिफिकली अटैच होती हैं कुछ सेल्स में, किसी बॉडी पार्ट से, या वो आपके सिलेक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे अटैच होती हैं, और या फिर आपके जो कुछ सेल्स हैं एक्टिव मास्ट सेल हैं जैसे, उनसे वो अटैच होती है। जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो जाके एंटीबॉडी से अटैच होता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। उसकी सूरत में सेल जो है ना वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो केमिकल्स कॉजेज़ द इन्फ्लेमेशन और द एलर्जी। जब एक एंटीजन है तो सबसे पहले टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। एंटीजन क्या है? फॉरेन पार्टिकल है, आउटसाइड पार्टिकल है। जैसे कोई ड्रग हो सकती है, आपका ट्रीटमेंट के लिए पेनिसिलिन दी जाती है, लेकिन सम टाइम जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाता है जिसे हम कहते हैं सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। तो फॉरेन पार्टिकल कोई पोलेंस भी हो सकते हैं, कुछ को जो है ना पोलन से एलर्जिक होते हैं, हो सकता है वो कोई मेटल हो सकता है वो कोई फूड हो, ये कहलाते हैं एंटीजेंस। लेकिन जब भी आपकी बॉडी इज़ कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी टाइप ऑफ द एंटीजन, आपके बॉडी में फॉर द इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ जो पैदा होना शुरू होती हैं वो क्या बना देती हैं? फिर ये एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीजन है। ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये स्पेसिफिकली आपके जो कुछ बॉडी में कुछ सेल्स हैं उस पर ये अटैच होती हैं। ठीक है, ये फ़ौरन से ब्लड सर्कुलेशन में ये कि सेल में मौजूद है, तो ये एंटीजन जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है, ये एंटीजन जो है ना जाके किससे, एंटीबॉडी से अटैच हो जाती है। इन रिस्पॉन्स टू द अटैचमेंट कुछ रिएक्शंस होते हैं, सेल जो है ना वो बाज़ का सेल की जो है ना फैगोसाइटोसिस हो जाती है, लाइसिस हो जाती है। तो उसकी वजह से हो सकता है अगर वो आपका एंटीबॉडी जो है ना वो फिक्स्ड है, वो किसी ऑर्गन में मौजूद है या जैसे आरबीसीज़ हैं उस पर मौजूद है, तो वो क्या करेगी, आरबीसी से जाके एंटीजन भी अटैच हो जाएगा। एंटीबॉडी तो ऑलरेडी अटैच थी, तो उस सूरत में क्या होता है, सेल की क्या होती है, लाइसिस। सेल जो है ना वो रप्चर हो जाता है, लाइसिस। इसके नतीजे में कुछ केमिकल्स वो रिलीज़ करता है दैट कॉज द इन्फ्लामेशन एंड दिस इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, या फिर रैश, इन्फ्लामेशन या रेडनेस, इसे क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। हर दफ़ा जो है ना आपका रिस्पॉन्स एग्जेजरेटेड नहीं होता, लेकिन सम टाइम जो है ना आप रिस्पॉन्स जो है वो क्या होता है, बहुत एग्जेजरेटेड हो जाता है। एवरी टाइम हर एक की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। आप भी सेम जो है ना उस पोलन से वो एक्सपोज होते हैं, लेकिन दूसरा जो इंडिविजुअल है वो भी एक्सपोज होता है, बट उसे जो है ना वो ज़्यादा हार्म कर देती है। ब्रोंकियल एस्थमा है, जैसे ब्रोंकियल एस्थमा, सर्दियों में अगर विंटर सीजन होता है कुछ पेशेंट जो है ना वो ज़्यादा ब्रोंकियल एस्थमा कॉज होता है, क्योंकि एंटीजन जो है ना उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक से एक्सपोज हो जाता है। पहली दफ़ा वो एक्सपोज हुआ, एक एक्टिवेट हो चुका है रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। जब वो दोबारा उससे वो कांटेक्ट में आएगा तो वो एंटीबॉडीज़ बनने का प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट होगा, तो वो उससे दोबारा से जो है ना री एलर्जिक हो जाता है। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या कहते हैं, अगर एग्जेजरेटेड रिस्पॉन्स है इसे हम एलर्जी भी कहते हैं। इस तरह से 4 टाइप्स हैं हाइपर सेंसिटिविटी की। नंबर 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, नंबर 2 एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, नंबर 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, नंबर 4 टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। ये जो 3 टाइप्स हैं इसमें मैंने लिखा है एंटीबॉडी मीडिएटेड। इसमें
हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी। लेकिन खाली टाइप 4 जो है ना, इसमें सेल जो है आपके टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो प्रेजेंट है, उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होगा। तो ये इसमें एंटीबॉडी। अब फर्स्ट जो है टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें जो आपका एंटीजन है वो क्या है, फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन पार्टिकल जैसे मैंने बताया पोलेंस भी हो सकते हैं, कोई मेटल भी हो सकती है, कोई ड्रग भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी है वो क्या है, फिक्स्ड है। आपके बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं, मास्ड सेल, ये मैंने लिखा है मास्ड सेल दैट आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू एंड बेसोफिल्स दैट आर प्रेजेंट इन द ब्लड सर्कुलेशन। बेसोफिल्स कहाँ मौजूद हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में मौजूद हैं, और जो मास्ट सेल्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट हैं आपके। होता ये है कि जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, ये आपका मास्ट सेल है, इस पे जो है ना आपकी एंटीबॉडीज़ क्या हैं, फिक्स्ड है। मैंने लिखा है ना कि जो एंटीजन है वो क्या है, फिक्स्ड है, एंटीजन आउटसाइड है और एंटीबॉडी फिक्स्ड है। अब ये एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल है, ये एंटीजन आया, ये इसमें कुछ केमिकल्स हैं, ये एक मास्ट सेल की एग्जांपल है, जैसे मास्ट सेल है, इसमें आपकी जो एंटीबॉडी है वो क्या है, फिक्स्ड है, ऑलरेडी प्रेजेंट है इसमें ना। एंटीजन आया, एंटीजन जो है ना वो इससे अटैच हो गया, इससे अटैच होने के बाद इसने इस सेल में क्या कर दी, कुछ तब्दीलियां पैदा हो गई, इसकी अटैचमेंट से इसमें जो है ना कुछ तब्दीलियां पैदा हो गई। इसके बाद जो है ना ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। जब ये सेल रप्चर होगा तो ये जो पार्टिकल्स हैं इसके मौजूद हैं, हिस्टामीन, साइटोकाइंस, ये जो मौजूद हैं, तो ये क्या करेगा, हिस्टामीन को रिलीज़ करेगा। हिस्टामीन इज़ द केमिकल दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेमेशन एंड रैश। हिस्टामीन जो रिलीज़ होगा वो क्या करेगा, रैश करेगा और इन्फ्लेमेशन करेगा। यही वजह है कि आपका जैसे सम टाइम जो है ना आपको फिज़िकली कोई हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो गया है, अर्टिकेरिया हो गया है, स्किन पे अर्टिकेरिया, तो लोकल जो है ना उसमें इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व होगी। जब मास्ट सेल होगा तो वो आपकी लोकल एनाफाइलैक्सिस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। उसमें कौन सा है, एलर्जिक रिनाइटिस हो गया, आप फ़ौरन से पोलन से ना एक्सपोज हुए और फ़ौरन से एलर्जी हो गई, आपकी नोज़ जो है ना वो रेडनेस और उससे जो है ना रनी नोज़, जो रिनोरिया कहते हैं, रिनोरिया, रनी नोज़, नेज़ल या लैक्रिमेशन, आंसुओं का निकल जाना, ये क्या कहलाता है, एलर्जिक रिनाइटिस, एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ लोकल एनाफाइलैक्सिस। दूसरा ब्रोंकियल एस्थमा, एंटीजन जो है ना वो आपके सांस के रास्ते से आपके लंग्स तक पहुंच गए हैं। लंग्स तक पहुंचने के बाद उन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, मास सेल बर्स्ट हुए और फिर हिस्टामीन रिलीज हुआ, उसने क्या कर दिया, ब्रोंकियल एस्थमा कर दिया। तीसरा है हाइव्स। हाइव्स को इंग्लिश जो उस मेडिकल टर्म में अर्टिकेरिया भी कहते हैं, अर्टिकेरिया, हाइव्स या अर्टिकेरिया। आपने देखा होगा सम टाइम पेशेंट जो है ना पूरा हेड टू टो जो है उसकी ओवरऑल स्किन पे रेड जो है स्पॉट्स या बड़े बड़े रेड पैचेस बन जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, कोई ना कोई एलर्जन है जो कि उसे आउटसाइड, अब उस एलर्जन का हो सकता है डायग्नोज हो जाए, पता चल जाए कि ये एलर्जन है, ये किस टाइप का एलर्जन है, कोई ड्रग थी, कोई केमिकल था या कोई जो है ना मेटल थी, तो उसकी वजह से उससे वो एक्सपोज होता है तो लोकल एनाफाइलैक्सिस होता है। हाइव्स को अर्टिकेरिया भी कहते हैं। ये क्या क्या है, स्किन की रेडनेस ऑफ द स्किन, स्किन डिजीज, पूरी स्किन पे जो है ना रेड पैचेस, एलर्जी, जिसे कहते हैं एलर्जी ऑफ स्किन, हाइव्स को अर्टिकेरिया। लोकल एनाफाइलैक्सिस क्लियर हुआ आपको। नाउ कम टू द सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस। सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस में क्या होगा कि अगर कोई भी एलर्जन जो है ना वो एक किस्म का इंसेक्ट हो गया, एलर्जन जो है वो एक इंसेक्ट हुआ और उस इंसेक्ट ने बाइट किया, उस बाइट के नतीजे में जो आपका एंटीजन है वो जाके एंटीबॉडी से अटैच हुआ, बेसोफिल सेल्स हैं उनसे अटैच हुआ और फिर वो रप्चर हो गए, तो उसकी वजह से जो है ना वो क्या करेगा,
हिस्टामीन रिलीज़ होंगे, मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज़ होंगे और वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। इसी तरह से कुछ ड्रग्स हैं जैसे पेनिसिलिन है या फूड है, ये किस में इन्वॉल्व है? सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस में। ऑलरेडी भी आपकी बॉडी में बेसोफिल्स मौजूद हैं और उसमें एंटीबॉडीज़ हैं। समटाइम ये होता है कि जो आपके बेसोफिल सेल्स हैं आपकी बॉडी में, अगर पैरासाइट्स वगैरह मौजूद होते हैं तो करते क्या है, बेसोफिल्स जो है ना ऑटोमेटिकली वो आपके जो पैरासाइट्स हैं उन्हें वो किल कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, ऑलरेडी किल कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई फॉरेन पार्टिकल मज़ीद जो है ना एक्सपोज होता है तो उससे वो सेल जो है ना वो बस्ट हो जाता है, केमिकल रिलीज होते हैं और उससे इन्फ्लेमेशन होती है। मास्ट सेल, इसलिए मैंने लिखा मास्ट सेल कनेक्टिव टिश्यू मौजूद हैं, बेसोफिल सर्कुलेटर है, ये रिलीज करते हैं हिस्टामीन एंड इट कॉजेज द इन्फ्लेमेशन। क्लियर है? टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो गया आपको क्लियर? नाउ कम टू द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें क्या होता है, एंटीजन जो है वो आपकी फिक्स्ड होती है। एंटीजन यहाँ पे क्या फिक्स था आपका? एंटीबॉडी फिक्स थी। किसके ऊपर फिक्स थी वो एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज किस पे फिक्स थी? मास्ट सेल पे, ठीक है। लेकिन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में आपकी जो एंटीजन है वो क्या है? फिक्स्ड है। एंटीजन फिक्स्ड है, इंट्रिंसिक एंटीजन ऑन द टारगेट टिश्यू, ये आपकी एंटीजन है जो कि किस पे पाई जाती है? आपके स्पेसिफिक टिश्यूज़ में। और फ्री एंटीबॉडी है, फ्री एंटीबॉडी जो है ना इसमें फ्री होती है IgG और IgM, ठीक है जी। इसमें होता ये है कि आपके जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, उसकी वजह से साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है। अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन हुआ तो उससे हीमोलाइसिस हो जाएगी RBCs की और दूसरा फैगोसाइटोसिस होगा सेल का। लेकिन इसमें जो एंटीबॉडी है वो क्या है? IgM और IgG। अच्छा, ये आपने सवाल नहीं किया कि इसमें जो है ना वो किस तरह से रिस्पॉन्स एग्जेजरेट हो रहा है। इसमें किस तरह से मतलब कि आपका जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही होती हैं। होता ये है कि आपके जो RBCs हैं, सपोज करें ये एक RBC है, इस पे स्पेसिफिक एंटीजन ऑलरेडी मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि ड्यूरिंग जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, आपने देखा RH फैक्टर, रोगैम या रोफिलेक इंजेक्शन नहीं देखा? वो फ़ौरन जो है ना उसके बाद अफर से आप प्रोटीन है उसकी वजह से वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। वो प्रोटीन के ना होने की वजह से आपका जो वो एंटीबॉडी हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और फिर आपका माइस्टेनिक ग्रेविस जो नर्व सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। नर्व सेल्स की डैमेज शुरू होता है तो ये वीकनेस करता है मसल्स की और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है ये। अच्छा, इसमें भी एक्सप्लेन कर देती हूँ ना। हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ द न्यूबॉर्न, जो RH एंटीजन का बताया मैंने कि RH फैक्टर है, जो हम बता रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स हैं, इस पे आपकी RH एंटीजन्स हैं। क्या हैं? RH एंटीजन्स मौजूद हैं। अगर जो फीटस है वो क्या है? RH निगेटिव है और जो मदर है RH पॉजिटिव है, तो फीटस की जो है जो फीटस में जो ब्लड ग्रुप है उससे थोड़ी थोड़ी लीकिंग हो रही होती है। किसमें? मैटरनल ब्लड में। जब ये थोड़ी थोड़ी RH निगेटिव फीडबैक
एक ऑपोजिट फीडबैक है ना RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए। तो जब ऑपोजिट फीडबैक आने शुरू होता है तो क्या हो जाती हैं, एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि RH एंटीजन जो है ना RBCs में मौजूद है, दोनों के मौजूद है, मदर में भी मौजूद है और जो फीटस है उसके ब्लड ग्रुप में मौजूद है। लेकिन जब फीटस जो है ना वो RH नेगेटिव है और मदर RH पॉजिटिव है, फीटस के ब्लड की कुछ लीकिंग जो है ना अगर मैटरनल ब्लड में हो रही होती है तो फिर होता क्या है कि आपकी जो एंटीबॉडी है वो क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। इस रिस्पॉन्स में एक्टिवेट हो गई, एक निगेटिव फीडबैक आया ना, हमेशा कोई निगेटिव एंटीबॉडीज़ तो मौजूद है आपकी बॉडी में, ऑलरेडी मौजूद हैं। वो क्या कर रही हैं, ऑलरेडी जो केमिकल इंटरनली आपकी बॉडी में मौजूद हैं, पैरासाइट्स मौजूद हैं, वो उनकी क्या कर रही है, फैगोसाइटोसिस कर रहे होते हैं। जैसे बेसोफिल्स हैं, मास ऑलरेडी भी मौजूद है। लेकिन जब कोई एंटीजन जो है ना एक्सपोज होता है तो उस रिस्पॉन्स में वो क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो सेल रिएक्शन स्टार्ट होता है। सेल रिएक्शन के नतीजे में सेल जो है ना वो रप्चर हो जाता है। उस रप्चर के नतीजे में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो इसमें भी, इस वाले उसमें भी एंटीजन जो है ना RH एंटीजन आपके रेड ब्लड सेल्स में मौजूद है। अगर फीटस का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और मदर का पॉजिटिव है तो इस ब्लड ग्रुप से कुछ ना कुछ लीकिंग मैटरनल ब्लड ग्रुप में हो रही होती है। उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ डिवेलप हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ जब डिवेलप होती हैं तो एंटीबॉडीज़ डिवेलप होने की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसकी वजह से क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स की लाइसिस कर देता है। ये कहलाता है रेसिस फैक्टर। दूसरा है माइस्थीनिया ग्रेविस, ये भी इसी तरह की रिएक्शन है। तो इसमें साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन होता है, हीमोलाइसिस, हीम रिलीज होता है, सेल की लाइसिस होती है, और दूसरा फैगोसाइटोसिस होता है, सेल रप्चर हो जाता है। अच्छा, थर्ड है टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें भी एंटीजन क्या हो सकता है, एंटीसीरम है, एंटीबायोटिक्स हो सकती है, या टॉक्सिन हो सकता है, एंटीबॉडी है। जब कोई भी एंटीसीरम है, सपोज करें कोई भी एंटीसीरम है या एंटीबॉडी है, टॉक्सिन्स है, वो आपकी बॉडी में एडमिनिस्टर होता है तो उसके 1 या 2 हफ्ते के बाद जो है ना रिस्पॉन्स आने शुरू होता है। एंटीबॉडीज़ जो है ना क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट होती है, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। एंटीजन क्या होता है, एंटीसीरम, इसकी जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं इससे ये एंटीबॉडी से अटैच होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, इन्फ्लामेशन होती है। इसके एग्जांपल क्या है, सीरम सिकनेस। इसमें एग्जांपल क्या है, सीरम सिकनेस, आपकी बुक में भी गिवन है। अच्छा, सीरम सिकनेस क्या है, सीरम सिकनेस अगर एंटीसीरम है, एंटीसीरम किसे कहते हैं, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट कंटेन एंटीबॉडीज, दैट कंटेन एंटीसीरम। जैसे कि टेटनस है, टेटनस टॉक्साइड है, वो भी एंटीसीरम है ना, कि आपको किससे एक्सीडेंटल कंडीशन में अगर एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या स्नैक विनोम है, वो भी क्या है, सीरम है। स्नैक विनोम, स्नैक विनोम क्या है, अगर स्नैक बाइट कर जाता है तो उसके अगेंस्ट उसकी प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है। तो एंटी सीरम जो है इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। क्या होती हैं, प्रोटीन मौजूद होती हैं। जब ये बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है, चूँकि वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, वो फॉरेन पार्टिकल है, वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल है। उस फॉरेन पार्टिकल के नतीजे में हमारी बॉडी में फॉरेन से क्या एक्टिवेट हो जाती हैं, एंटीबॉडी एक्टिवेट हो जाती हैं। एक एक्टिव इम्यूनिटी उस वक्त डेवलप हो गई। उसके 1 या 2 हफ्ते के बाद जो है क्या बन जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना वो उससे अटैच हो जाती हैं। जब ये अटैच हो जाती हैं तो आपकी जो बॉडी है ये अटैच हो के, एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स है और ये ब्लड वेसल्स में जाके जमा हो जाती हैं। T
टिश्यू में जाके जमा हो जाती हैं, बॉडी के किसी भी टिश्यू में जाके ये वेसल्स में या वेसल्स में एक्यूमुलेट होती हैं या किसी टिश्यू पार्ट में, ये जो है ना एंटीबॉडी वहाँ पे जमा होती हैं। तो इसकी वजह से क्या करती है, टिश्यू की इन्फ्लेमेशन करती है और टिश्यू डैमेज करती हैं। तो इसे कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज होता है। ये आपकी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हो गई। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में आपकी जो टी सेल्स हैं ये सेल मीडिएटेड होती हैं। आपका टी लिम्फोसाइट्स है, उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल है, इसमें ऑलरेडी एक एंटीबॉडी मौजूद है। तो जब ये एक्सपोज होता है, ये एंटीबॉडी मौजूद है, तो इसकी वजह से दो तरह की एंटीजन जो है ना जब उससे एक्सपोज होती हैं, तो तब एक एक्सट्रिंसिक में निकल मेटल है, कैटिकोल इन द पॉइजन आईवी डाइज ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड इट कॉजेज द कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। टी लिम्फोसाइट्स में ऑलरेडी जो है ना वो क्या मौजूद है, एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल है। तो एंटीबॉडी जब ये एंटीबॉडी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये एंटीजन है, जब ये एक्सपोज होता है निकल कैटिकोल या किसी कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल से, तो ये क्या करती है, टी लिम्फोसाइट है, ये सेल मीडिएटेड है। क्योंकि ये सेल मीडिएटेड है, ये जो एंटीजन है ये इससे ये जो टी सेल है ये किसी भी उससे एक्सपोज होता है तो क्या करता है, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कॉज करता है। ठीक है, इसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स जो है ना वो क्या होते हैं, वो बस्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस करता है। इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग, इसमें एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ये जब एक्सपोज टू द एक्सट्रिंसिक एंटीजन तो फिर ये क्या करता है, टी सेल की लाइसिस कर देता है। सिंपली लाइसिस के नतीजे में कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होता है। तो ये टी सेल ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल्स ही हैं, इसमें आपकी आईजीएम या आईजीजी एक्टिवेट नहीं होंगी, वो सेल ऑलरेडी एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल है। ये जो एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल, ये जो एपीसी है, एंटीबॉडी टी सेल्स हैं। ये टी सेल्स जब एक्सपोज होते हैं किसी एंटीजन से तो क्या कर देते हैं, कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कॉज करते हैं। ये सिंपल है। अब इसका है इंट्रिंसिक एंटीबॉडी। इंट्रिंसिक में टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये 3 टाइप हैं। इसमें जो है आपका जो टी सेल्स हैं, इसमें जो टी सेल्स हैं एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, ये क्या करते हैं कि आपका टी सेल इनिशिएट करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल। जो टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द पैंक्रियाज, और उसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन रिपेयर होती है। और इस तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी ये होता है कि क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो आउटसाइड बॉडी होता है, तो ये जो है ना उसे क्या समझते हैं कि ये आपकी बॉडी का पार्ट नहीं है, ये आउटसाइड बॉडी का पार्ट है। तो उससे एक रिएक्शन ट्रिगर होता है, टी लिम्फोसाइट जो है ना वो रिजेक्शन हो जाती है, और वो जो है ना मतलब कि हाइपर सेंसिटिव डेवलप हो जाती है, वो कंपैटिबल नहीं हो पाता। इसी तरह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इसमें यह होता है कि सम टाइम आपकी बॉडी आप ही के अगेंस्ट जो है ना वो क्या कर देती है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है। एंटीजेंस आपके अपने सेल को ही जो है ना वो डैमेज करना शुरू कर देती है। तो उसकी वजह से आपका जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर होता है, और उसे हम कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो यहाँ हमारी हाइपर सेंसिटिव 4 टाइप्स